नमस्ते, मेरा नाम है हिरन नंदली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। आज मैं अपने ट्रैवल के कितनावां डेस्टिनेशन है जो कि मुझे याद भी नहीं, जर्मनी पहुँच गया हूँ। बच्चे दौड़ क्यों नहीं रहे, मतलब दौड़ क्यों रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा अंतर जो मुझे महसूस हो रहा है कि विंटर का मौसम है, मतलब सही में ठंडी लग रही है, लेकिन छोटे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ क्योंकि मैं रेगिस्तान वगैरह में घूमकर यहाँ पे आया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ठंडी होगी। लेकिन जो भी हो, कल बारिश हुई थी, आज मौसम सही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साउथ जर्मन के सबसे बड़ा और सबसे मुख्य शहर म्यूनिख का पूरा दर्शन करके दिखाने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। सुबह सुबह सड़क का नज़ारा है। आज का मौसम यहाँ के पेड़ों की वजह से और कल के बारिश के कारण काफ़ी ताजगी भरा महसूस हो रहा है। ये बाकी अन्य शहरों की तुलना में इतना पुराना नहीं लगता, बल्कि एक यूरोप के विकसित शहर की तरह लगता है। यहाँ से जाकर मैं पब्लिक ट्रांसफ़र लेने वाला हूँ। ट्रैम में बैठकर जा रहा हूँ। जर्मनी में भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह ट्रैम मुख्य ट्रैफिक का साधन है। भाई ट्रैम से उतर तो गया हूँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, सुविधाजनक तो है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये इस एरिया का, यानी कि आसपास के सभी देशों को मिलाकर ये मिडिल यूरोप में ना सबसे बड़ा शहर है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कंफ्यूजिंग हुआ कि ससुरे के कहाँ उतर कर कहाँ मुझे बदलनी चाहिए। लेकिन तब जाके एक वो परी आई, मतलब सही में एक लड़की से पूछा कि, तो उसने बहुत अच्छी अंग्रेजी तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक समझने लायक अंग्रेजी में मेरे को समझाया और फिर मेरे साथ, मतलब मेरे को अपने डेस्टिनेशन पर छोड़कर वो अपने रास्ते निकल गए। ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे लोग हर जगह है जो आपको मदद करने के लिए मिल जाएंगे। सामने दिखाई देने वाले एक पुराने विशाल भवन के उस तरफ मॉडर्न गाड़ियां जाते हुए दिखाई दे रही है, और उसके बगल में इस फव्वारे के, अगर हम उस पुराने गेट को पार करते हैं तो आज का हमारा पहला मंजिल सामने आ जाएगा, कार स्क्वायर। शायद एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये विशाल सा दिखाई देने वाला भवन सर्च करने पर पता चला कि ये अदालत है। मुझे लगा कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। अब मैं इस गेट के अंदर स्क्वायर में एंटर करने जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ये ऑस्ट्रिया वियना में देखा हुआ स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन उसके जैसा दिखेगा ही, क्योंकि एक्चुअली ये जो जर्मन कल्चर होता है ना, ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड तक फैला हुआ है और दोनों देशों के लोग ही जर्मन भाषा बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके बीच में कल्चरल आदान प्रदान तो रहा ही होगा। स्क्वायर के अंदर चलते ही ये सबसे पहला जो टूरिस्ट आकर्षण नज़र आता है, ये पीछे मौजूद सेंट स्टेफन कैथेड्रल है, जो कि टूरिस्ट के लिए फ्री में खुला है। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अब यूरोप में आकर इतने सारे कैथेड्रल देख लिए कि सबका इतिहास है कि करके याद तो रख नहीं सकता, बस अंदर का दृश्य देख लो। उसी कैथेड्रल से बाहर आकर थोड़ा सा चलते एक और विशाल कैथेड्रल मेरे सामने हाजिर हो गया है। वह बहुत ऊंचा है यार, सही में। इसका भी गेट खुला होगा क्योंकि लोग अंदर जा रहे हैं। अभी बगल का रेस्टोरेंट खुला नहीं है, फिर भी इसके अंदर जाके देखता हूँ। दोपहर के 12 भी नहीं बजे, लेकिन आज सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि म्यूनिख में होटल बहुत महंगा है, जिसकी वजह से अगर आपको ब्रेकफास्ट चाहिए तो आपको 1000 रुपये के आसपास, नहीं सॉरी 2000 के आसपास देना पड़ेगा। तो घूमने से पहले कुछ खाना खाते हैं, फिर अपने जर्नी जारी रखते हैं। भाई ये क्या है भाई, क्या सुंदर जगह है, और ऊपर कुछ खेल चल रहा है, गुड़ियों का खेल, जिसकी वजह से इतनी लोगों की भीड़ है। नाचते गुड़ियों के नज़ारा ये शायद चेक रिपब्लिक और यहाँ ही देखने को मिलता होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्वायर के मेन हिस्से में इन गुड़ियों के तमाशा को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा हो चुकी है, सैकड़ों की भीड़। अभी दोपहर के जर्मन ट्रेडिशनल खाने, जर्मन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट यानी पब में बैठ गया। एक दिक्कत है,
यहाँ के लोगों को अपनी भाषा पे इतना ज़्यादा गर्व है ना कि यूरोप के किसी भी देश में इंग्लिश मेन्यू हमेशा मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ जर्मन में, कोई भी इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है। तो पूछ पूछ के जो ऑर्डर किया, उम्मीद करता हूँ कि सही ही खाना ऑर्डर किया होगा। जर्मन में लोगों को अंग्रेज़ी आती तो है, लेकिन लिखने में यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। जर्मन बियर का देश कहा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ का ट्रेडिशनल बियर ऑर्डर कर लिया। क्या पता है, बियर के प्रकार ही 25 से ज़्यादा है। सारा कंफ्यूज हो गया कि क्या खाएं, तो हमने जो सबसे ऊपर था ना, उसको बस बोल दिया उसे ये चाहिए, तो दे दिया। जैसा नाम वैसा स्वाद। कोरिया में जो बियर मिलता है ना, उसका कंपैरिजन इससे करना ये तो पाप है ससुरे के। खाने के साथ कितना अच्छा लगेगा देखता हूँ। अभी हमारा खाना आ गया है। जर्मन का खाना ज़्यादातर उज़्बेक की तरह मीट बेस्ड है, जो कि बहुत ऑयली है, जिसकी वजह से बियर कल्चर का विकसित हुआ। सही बता रहा हूँ कि जर्मन का सॉसेज खाते हुए, जो कि यहाँ का नेशनल फूड है, जर्मन बियर पीने का सपना मेरा बचपन से था। एक तो बियर का स्वाद लाजवाब, ऊपर से जब मीट भी इतना नरम और वेल कुक है, तो इसको कोई ना कैसे बोल सकता है। और एक बियर खत्म, इसलिए दूसरा बियर ऑर्डर कर दिया। 3 ग्लास बियर पी के बाहर निकल गया हूँ। स्वाद सही में गजब का था यार। चेक रिपब्लिक के साथ ये जर्मनी एक ऐसा देश है जिसकी बियर का स्वाद एकदम ही लाजवाब है। अभी मैं आप लोगों को स्क्वायर के दूसरी तरफ घुमा कर दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से ये पूरे स्क्वायर का नज़ारा हमारे आंखों में प्रकट होता है। मैं वहाँ से चलकर, मतलब उसी रास्ते से चलकर यहाँ इस रास्ते तक पहुँच गया हूँ। मैंने सोचा वहाँ पे नहीं जाते, बल्कि उसके आसपास लगे हुए लोकल बाज़ार देखते हैं। जैसे हर बाज़ार में होता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ार कहलाने के लिए यूँ कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, विकसित लग रहा है, लेकिन है तो बाज़ार ही सही। एज़ यूज़र स्क्वायर में लोग बैठकर अपने खाने के साथ बियर एंजॉय करते हैं। और ये वही बाज़ार है जहाँ पे दुनिया भर के सामान, चाहे वाइन हो, फल, सब्जियाँ, हाँ फल भी बिकता है। शायद यही स्क्वायर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत शांति से अपना वीडियो शूट कर सकता हूँ। बगल में भी वही उस तरह के स्टोर लगे हुए हैं जिन्हें मैंने स्विट्ज़रलैंड में देखा था। और ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, म्यूनिख सिटी हॉल का अंदरूनी हिस्सा है। बाहर से जितना शानदार दिखता है ना, इसका अंदर भी इतने शानदार तरीके से सजाया हुआ है। यह मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और होटल में आराम इसलिए किया क्योंकि मेरे ट्रैवल में ना एक रूटीन है कि पता नहीं, चाहे किसी भी देश में जाऊँ, दोपहर को 3 बजते ही मेरे को नींद आ जाती है। 3 बजते ही मेरे को नींद आ जाती है, तो मुझे बहुत सोना पड़ता है ताकि मैं आगे का ट्रैवल जारी रख सकूँ। तो अभी शाम के 7 बज गए, तो अभी मैं खाने के लिए निकला हूँ और सोचा कि होटल के ठीक सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो ऑथेंटिक इंडियन खाना सर्व करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते, वहाँ जाते हैं। मैं अंदर आ गया हूँ। पूरे इंडियन स्टाइल, इंडियन पेंटिंग में सजाया हुआ है। हमने मटन टिक्का मसाला ऑर्डर कर लिया, मैंगो लस्सी बासमती चावल के साथ। देख के खुशबू आ रही है, चलो खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ, खाना ख़त्म करके बाहर आ गया हूँ। यार क्या रंग है यार आसमान का, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा ना, फिर से दिखाता हूँ। अब बोलो क्या रंग है यार आसमान का। कल बारिश के बाद
आज एकदम उद्दम मचाया हुआ है। म्यूनिक छोड़कर अभी हम ड्रेस्डेन नामक एक मिडिल आकार के टाउन में बैठकर काम कर रहे हैं। मेरे हॉस्टल का नज़ारा है, बच्चे, अंकल, बूढ़े, आंटी, सब प्रकार के लोग विभिन्न काम में लगे हुए हैं। मेरा भी काम है। अपने सुबह का काम थोड़ा बहुत निपटा के शहर के दर्शन के लिए निकल गया हूँ। पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, ड्रेस्डेन सेंट्रल स्टेशन। हालांकि मैं ट्रेन से आया तो हूँ नहीं, लेकिन यहाँ से सामने सीधे जाने पर शहर के ओल्ड टाउन और सारे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन शुरू हो जाते हैं। मौसम भी अच्छा है, तो चलो यार शुरू करते हैं आज की जर्नी। यूरोप में भी मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे। इसके बाद मैं एशिया जाऊंगा, जहाँ का कल्चर हमरा से मिलता है। वहाँ जाके अपना खाना खा के थोड़ा बहुत चिल करूँगा। घूमना बहुत हो गया, अब मुझे आराम करना है। सिटी हॉल की तरफ जा ही रहा था कि बीच में एक और घंटाघर आ गया। हाँ, यूरोप में ऐसे घंटेघरों की कमी नहीं है। प्राग में मैंने बहुत बार देखा, और अब जब मेरी ये ट्रिप ख़त्म होने को है तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है यार, ऐसा ही है जैसे मैंने अन्य सिटी में देखा था। कहते हैं ये सिटी चर्च है, जो कि यूरोप के हर एक शहर के बीचों बीच स्थित है। और हाँ, उसके पीछे वही सिटी हॉल का भवन जहाँ पर मैं जाने वाला था। जाऊँगा तो सही, लेकिन जब ये पहला आ गया है तो चलो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अंदर गया था, लेकिन उन्होंने अंदर फ़ोटो या वीडियो लेने की इजाज़त नहीं दी। मैं वैसे रूल का उतना पंक्चर तो हूँ नहीं, लेकिन यूरोप में, खासकर वेस्ट यूरोप यानी कि जर्मन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन देशों में नियमों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। यानी कि अगर ऐसा नियम है तो है ही, पालन नहीं करोगे तो मेरा ही नुकसान होगा। वैसे संक्षेप में बता दूँ तो इतना भी ख़ास नहीं था। जैसे कैथेड्रल में बहुत ही शानदार नक्काशी की गई होती है, यहाँ पे इतना भी ख़ास नहीं था। लेकिन चलो, इस चर्च का दर्शन हो गया तो अब सिटी हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिटी हॉल के सामने पहुंच गया हूं, किंतु कंस्ट्रक्शन की वजह से अंदर नहीं घुस सकता। कोई बात नहीं, दिशा बदलकर सामने यानी आगे बढ़ते हैं। ओल्ड टाउन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से। यही ओल्ड टाउन का एंट्रेंस है जिसकी मैं बात कर रहा था। कितना प्यारा नज़ारा है यार, मौसम भी अच्छा है, नगर भी प्यारा है सड़क के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण मैं इसका भरपूर आनंद अकेले में शांति में उठा सकता हूँ। ओह, चलो फाइनली पूरी तरह से मैं ओल्ड टाउन में एंटर कर चुका हूँ। ये देखो, हाँ, जैसे कि हर यूरोप के सिटी में होता है, एक स्क्वायर के साथ साथ एक चर्च और उसके आसपास के भवन। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो पहले मशहूर हस्तियाँ रही है उनकी मूर्तियाँ बनी होती है, और बीचों बीच एक फव्वारा चल रहा होता है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। लोग कुछ अजीब तरह के साइकिल चला रहे हैं। साइकिल है क्या है मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा। चला तो रहा है, जिसका मतलब यह है कि साइकिल जैसा कुछ है, लेकिन 8 लोग क्यों चला रहे हैं भाई इस एक चीज़ को। यहाँ इन भवनों के सामने ये स्क्वायर शुरू हो जाता है, और ये घोड़ा गाड़ी, और शायद यही इसका यानी कि स्क्वायर का मेन चर्च होगा। इस सुंदर बिल्डिंग के इसके बगल में एक और आकर्षण शुरू हो जाता है, और परफेक्ट नीले नीले आसमान के नीचे इसने जो अपना रूप धारण किया है ना, यह तो एकदम देखने लायक है। इस स्क्वायर का एक गोल चक्कर तो मार लिया, लेकिन स्क्वायर के बाहर भी यहाँ पे देखने लायक बहुत छोटी छोटी सड़कें और गलियाँ हैं। यहाँ के लोग पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा मुझे सुकून भरे ऐसे चिल टाइप के लग रहे हैं। तो चलो ऐसे एक गली में घुस गया हूँ, और भाई क्या बाप रे। चलो भाई इसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गली में घुसते ही ये घंटाघर
आपका स्वागत करता हुआ नज़र आता है। ऐसे कहते हैं कि ये जो शहर है ना ड्रेसडेन, दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 80% तबाह हो चुका था, यानी डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन यहाँ के लोगों की संपत्ति और नागरिक जागरूकता की वजह से लगभग एक से भी कम शताब्दी में इसको पूरी तरह से रीबिल्ड किया गया, जिसकी वजह से आज ये सिटी इतने खूबसूरत अपने रूप के साथ हमारे जैसे पर्यटकों का स्वागत करता है। दरवाजे के अंदर आने पर इतने विभिन्न प्रकार के हिरण अपने सींग के साथ हमारा स्वागत करते हैं। ये जगह मेरे जैसे हिरण प्रेमी और हिरण के हक के लिए आंदोलन करने वालों के लिए एकदम ही सही है। कहीं से रास्ते में संगीत की आवाज़ बज रही है। यूरोप की सड़कों की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हो तो इस तरह म्यूज़िक सुनने का मौका मिल जाता है और इसके बाहर मानो एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। अब इस सुरंग से बाहर निकलकर इस गली को एक्सप्लोर करते हैं। गाना बहुत सही बज रहा है यार, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यह सिटी छोड़ने को सिर्फ एक ही दिन बचा है। अभी तो ऐसा लगता है कि मानो मैंने कल ही घर छोड़ा था, लेकिन 1.5 महीने का समय हो रहा है और अब कुछ ही समय में अपने देश वापस जाकर मुझे नई ट्रिप की तैयारी करनी होगी। इस एक पुराने ब्रिज के नीचे एक और ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है। यहाँ के भवन सब बहुत पुराने लग रहे हैं। इनमें से कुछ सच में पुराने हैं और कुछ दूसरे गृह युद्ध के बाद एकदम वापस रीबिल्ड किया गया है। भूख लगे तो मैं थोड़ा खाने के साथ बियर पीने जा रहा हूँ। दूर जो दिखाई दे रहा है ना वो ओपेरा हाउस है और ये एकदम खुली चौड़ी सड़क जाती है और उसके राइट साइड में वही भवन, घंटाघर, चर्च, जिससे होते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अभी थोड़ा बहुत घूमने के बाद खाने बैठ गया हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। आज जर्मन खाना नहीं, जापानीज़ खाने आया हूँ, क्योंकि कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़ ये जो एशियन खाना होता है ना, ये हमसे परिचित हैं। तो कई बार जब हम स्थानीय खाने से उठ जाते हैं ना, तो जापानीज़ खाने के रेस्टोरेंट यूरोप में बहुत ज़्यादा है। यूरोप में जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जापानीज़, उसके बाद चाइनीज़, उसके बाद कोरियन रेस्टोरेंट हैं। लेकिन यही स्वाद है यार, अपना परिचित स्वाद खाते ही जो अपने शरीर में ताकत महसूस होती है ना, मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में। अभी थोड़ी देर के लिए अपने होटल वापस आ गया हूँ। बहुत बारिश हो रही है। यूरोप में मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। कोरिया में क्या होता है ना कि अगर एक दिन बारिश होती है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश होती है, बिना रुके लगातार 24 घंटे बारिश। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा कि धूप निकल रही है, लेकिन 5 मिनट बाद आसमान में बादल घिरा है और अचानक बारिश शुरू। अच्छा हुआ कि बिना भीगे होटल में अपने आप को बचा पाया, लेकिन रुकेगी कब भाई। अभी आधे घंटे के बाद बारिश फाइनली रुक गई। मुझे सही में बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता है कि प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद। तो अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। शाम को खाने पर निकल गए। दोपहर को जापानी खाना खाया था, तो आज शाम को यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल जर्मन का खाना ट्राई करते हैं। जाहिर सी बात है बियर के साथ। आज का हमारा खाना आ चुका है। फिर से बारिश हो रही है यार, फिर से। एक बात अच्छी है जर्मन की कि यहाँ पे मीट बहुत खाते हैं और बियर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं शुद्ध देसी नॉन वेजिटेरियन और पियक्कड़ हूँ, यानी मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए जर्मन एकदम सही जगह है। हाँ वैसे उज़्बेकिस्तान भी है तो सही, लेकिन वहाँ कुछ जगह नहीं मिलता। खाने के बाद जब मैं बाहर निकल गया तो अंधेरा डाल चुका था। इस दृश्य को देखते हुए पिछले 1.5 महीने की मेमोरीज मेरे दिमाग में एक पैनोरामा की तरह प्ले हुई। उज़्बेकिस्तान से लेकर यहाँ तक रास्ते में जो कुछ भी देखा वो पूरी लाइफ
याद रहेगी। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई जगह का दर्शन करने मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।